नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। दरअसल मामला ये है कि कुछ बैंक अकाउंट्स को लेकर बैंकों को शिकायत होती है कि इनसे धोखाधड़ी हुई है और ऐसे अकाउंट्स को बैंक फ्रॉड घोषित कर देते हैं। लेकिन ऐसे ही लोग, ऐसे जिन लोगों को बैंकों ने फ्रॉड घोषित किया है, वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हमारा पक्ष सुने बिना हमारे अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित करना नियमों के विपरीत है। दरअसल ये पूरा मामला है क्या, और बैंकों में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या दलीलें दी जा रही हैं, और विलफुल डिफ़ॉल्टर कौन होते हैं, वो बीच में क्या मामला है, वो भी समझेंगे। मेरे साथ है मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा। सबसे पहले ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट और बैंकों के बीच में जो मामला चल रहा है उसका पूरा इतिहास क्या है और बैंकों की दलील क्या है। सर देखिए, आपको इस खबर को समझने से पहले इसकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। साल 2016 की बात करते हैं हम लोग। तब एक नियम आया, बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट, जो आरबीआई का था। उसमें उन्होंने साफ तौर पे, उस एक्ट के तहत उसमें साफ तौर पे ये था कि भाई जो भी विलफुल डिफ़ॉल्टर होंगे, यानी कि जो जानबूझ कर डिफ़ॉल्ट करते हैं, जो जानबूझ के कर्जा नहीं चुकाते, उनका जो अकाउंट है उसको हम लोग फ्रॉड घोषित कर दे, उनके अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दे। अब इसको लेके साफ तौर पे भाई ये कहना था कि ये क्योंकि वो अपना कर्जा नहीं चुकाते, इससे जो बैंक होते हैं उसको नुकसान होता है। इस तमाम दलीलों के हिसाब से उनके जो अकाउंट है उनको हम साफ तौर पे फ्रॉड घोषित कर देते हैं। लेकिन अब हुआ क्या? अब इस जो फैसला था इसको चुनौती मिली। तेलंगाना हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती मिली। चुनौती साफ तौर पे ये मिली कि भाई इस तरीके से आप सीधा किसी का पक्ष सुने बिना आप किसी के अकाउंट को फ्रॉड घोषित नहीं कर सकते। और फैसला भी बिल्कुल यही आया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसमें साफ तौर पे कहा कि भाई आप क्योंकि किसी का अकाउंट जब आप उसको फ्रॉड घोषित करते हैं तो उसमें कई तरीके से वो देखिए उसमें कई तरह की बाउंडेशन लग जाती हैं, फाइनेंशियली भी, और कई तरह की दिक्कतें उसको फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में आप किसी के बिना पक्ष जाने उसके अकाउंट को फ्रॉड घोषित नहीं कर सकते। तो ये तो था तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला। अब इसके बाद हुआ क्या? अब इस फैसले के बाद जो एसबीआई और आरबीआई था, क्योंकि देखिए आरबीआई ने ये नियम लागू किया था, तो एसबीआई और आरबीआई जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट की जब बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये दलील रखी कि भाई ये तेलंगाना हाई कोर्ट ने बोला हम चाहते हैं कि आप इसको सुने और इसके जो भी है इसके हिसाब से आप अपना फैसला सुनाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल उसको फॉलो किया जाना चाहिए, यानी कि बिना सुने किसी के पक्ष का, अगर आप पक्ष किसी का नहीं सुन रहे तो आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते, उसको गलत नहीं कर सकते, उसको कटघरे में नहीं ला सकते, यानी आपको उसका पक्ष सुनना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तेलंगाना हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको उन्होंने सही लेकिन बैंक तो लगभग ये खुश नहीं थे इस दलील से। बैंकों का क्या कहना था? बैंक क्या कह रहे थे? बैंकों को तो ऐतराज़ था इस बात से, क्योंकि शायद बैंक ये कह रहे थे कि अगर किसी को इतने मौके दिए जाएंगे तो फ्रॉड करके भाग भी सकता है। सर देखिए, इस पे एसबीआई और आरबीआई ने क्या हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली। अब इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई फ्रॉड की कैटेगरी में डालने से पहले आपको सुनना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो आया क्या, अब आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर एसबीआई और आरबीआई ने स्पष्टीकरण मांगा है, स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन मांगा कि भाई क्या है। उनका साफ तौर पे ये कहना है, मैं आपको कोट करके बताता हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये नहीं कहा कि लोन लेने वाले ग्राहक को कोई भी व्यक्ति का सुनवाई का मौका दिया जाए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, अब व्यक्तिगत सुनवाई का मौका मिलना चाहिए नहीं। ये एसबीआई की दलील है, आरबीआई की दलील है कि भाई ये ऐसा कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। और इसको अगर लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे, बिल्कुल डिफॉल्टर है, वो कहेंगे भाई व्यक्तिगत सुनवाई का मौका नहीं मिला, मतलब आप समझिए वैसे ही ऑलरेडी केस चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब तो फ्रॉड तो भारत में हज़ारों लाखों की संख्या में होते हैं, तो फिर क्या जब तक उनकी व्यक्तिगत सुनवाई नहीं होगी तो बैंक तो कुछ कर नहीं पाएंगे? नहीं सर, अभी देखिए इसी पे स्पष्टीकरण मांगा गया। ये फैसला, इस पे क्लैरिटी वो यही कर रहा है, जो एसबीआई और आरबीआई है वो साफ तौर पे कह रहा है कि आप क्लियर कीजिए सुप्रीम कोर्ट को कि भाई कृपया करके आप बताइए कि ये व्यक्तिगत सुनवाई की बात कर रहे हैं या फिर सिर्फ सुनवाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ में अंतर है। भाई क्या होता है कि सर आप चाहे मेहुल चौकसी की बात करें, विजय माल्या की बात करें, ये लोग फ्रॉड करते हैं। अब कोर्ट में कितनी बार सुनवाई होती है, उनको बुलाया जाता है, लेकिन ये पहुँचते ही नहीं। जब ये कोर्ट में पहुंचते नहीं, सुनवाई चल रही होती है उसके बावजूद, तो ये क्या होता है, मामले खींचते चले जाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए एक केस चल रहा है, अब उसमें बैंक ने कर दिया कि ये आप बिल्कुल डिफॉल्टर है। अब वो कहेगा कि भाई व्यक्तिगत सुनवाई तो मेरी हुई नहीं। अब व्यक्तिगत सुनवाई नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, केस और लंबा चल रहेगा, और चीज़ें और देरी लगेगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स इकट्ठी, फॉरेंसिक ऑडिट होते हैं, 10 तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें और डिले होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इससे साफ तौर पर असर पड़ेगा। ये एसबीआई की और आरबीआई की दलील है, इसलिए उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट कृपया करके इस पर क्लैरिटी
दे, क्लैरिफिकेशन दे कि ये व्यक्तिगत है सुनवाई या फिर सिर्फ सुनवाई है। तो इसको लेकर क्लैरिटी मांगी है जो आरबीआई ने और एसबीआई ने। अच्छा, जो बाकी बैंकों के भी मुझे लगता है कि अगर ये एसबीआई वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, तो अगर कोई फैसला आता है तो जो बाकी बैंकों के डिफ़ॉल्टर्स हैं, चाहे वो पीएनबी के हों, चाहे वो किसी और बैंक के हों, उन पे भी लागू होगा ये फैसला? हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लागू होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट है तो उसके नियम को तो पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पे जो दलील है, क्योंकि आरबीआई देखिए हमारा हम लोग रेगुलेटर है एक तरीके से, आरबीआई और जो एसबीआई है वो साफ तौर पे उनका पक्ष यही है कि किसी तरीके से इस पर क्लैरिटी मिले, क्योंकि उनका एसबीआई ने साफ तौर पे कहा है कि और डिले हो जाएंगी चीज़ें और नुकसान हम लोगों को इस तरीके से झेलना पड़ सकता है। तो ये थी पूरी खबर जो हर्ष समझा रहे थे। कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं हमारा पक्ष सुना जाए, लेकिन दूसरी तरफ बैंक है, बैंकों का कहना ये है कि हम अगर उन्हें ज़्यादा समय देंगे तो उसके बाद पूरा मामला ही बिगड़ जाएगा। यानी कि बैंकों के लिए साबित करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि ये फ्रॉड हुआ है। जी, मैं आपकी बात में एक और ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए तभी ऑब्वियस सी बात है, तभी फ्रॉड घोषित करते हैं। पहले उनको मौका दिया था, विलफुल डिफॉल्टर जब होता है उनको विलफुल डिफॉल्टर तब बोला जाता है जब आपको पूरी मियाद मिलती है कि भाई इस समय तक आप अपना कर्ज चुका दीजिए। हर बैंक जो है, हमारे जो नियम है उसके साफ तौर पर उनको पूरा टाइम मिलता है कि आप इस लिमिट तक अपना चुकाइए। उसके बाद भी उनको ग्रेस पीरियड मिलता है, यहाँ तक कि कुछ ब्याज में भी कटौती होती है, प्रिंसिपल अमाउंट में भी कटौती होती है, और हाँ लोन रिस्ट्रक्चरिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बावजूद भी जब वो अपना कर्ज नहीं चुकाते हैं तब जाके उनको विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। और उनके यहाँ पर बैंक की दलील साफ तौर पे यही है कि भाई जब हम इतनी छूट दे रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। तो यही खबर थी पूरी। मामला ये था कि भारत में बैंकों में काफ़ी फ्रॉड हुए हैं पिछले दिनों में भी, आगे भी होते रहेंगे। वो तो एक दुनिया में एक प्रोसेस है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंकों से कर्जा तो लेते हैं लेकिन डिफ़ॉल्ट करते हैं और भाग जाते हैं पैसा लेके। तमाम बिजनेस की जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।